हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बात करेंगे, आज हम लेने वाले हैं लाइव प्रैक्टिकल। यस, हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज रहते हैं जहाँ से हम समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आज हमने दो ऐसी हस्तियों को चुना है जिनकी केस स्टडी से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। युवराज सिंह जी की यहाँ पे हम सभी को पता है कि वो कैंसर से निकले हुए हैं। तो कैसे ये हमें पता चला उनकी कुंडली से कि ये बीमारी आ सकती है, या फिर इसको कैसे हमने वर्क किया। तो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिकल केस स्टडीज से हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं। तो आप सभी लोग एक्साइटेड है जानने के लिए युवराज सिंह की कुंडली। और हाँ, एक और महान हस्ती यहाँ पे हमने ली है, राजेश खन्ना जी की। तो फटाफट से चार्ट कॉलम में लिख दीजिए। एवरीवन एक्साइटेड, लेट अस स्टार्ट द क्लास। यस, हैप्पी न्यू ईयर मधु मैम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू एंड टू एवरीवन प्रेजेंट है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर क्षितिज दवे सर। Thank you, Prachi ji. So, Hariom to all. Welcome to the master class of medical astrology. आप में से काफी लोगों ने मास्टर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रजिस्टर भी कर लिया है. सो आई एम श्योर वील मीट टुमारो फ्रॉम क्लास इन द क्लास ऑल्सो. आज हम वैसे भी हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और जैसे प्राची जी ने कहा है, दो केस स्टडी, दो फेमस सेलिब्रिटी की केस स्टडी आज हम देखेंगे. एक युवराज सिंह की देखेंगे और एक राजेश खन्ना जी की देखेंगे, जहां पर दोनों ही बीमारी कैंसर की, लेकिन दोनों ही अलग, दोनों के कारण अलग. तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम उसको कैसे देख सकें, ये हम आज लेटर पार्ट ऑफ द क्लास में देखेंगे. सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू. और आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की. सो बिफोर स्टार्टिंग, या फिर बिफोर मेरा स्लाइड में शेयर करूं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. नॉट ओनली द कोर्स इज कमिंग, या नॉट ओनली ये हमारा सब्जेक्ट है इसलिए, बट एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता तो कहीं ना कहीं वो अधूरा एस्ट्रोलॉजर है. बिकॉज 6 8 12 तो हमें पता है, 6 हाउस 8 हाउस और 12th हाउस तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये बीमारी का कारण है. नो डाउट, 100% सही है. लेकिन कौन सी बीमारी कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, कौन से दूसरे प्लानिट बीमारी 6 8 12 दे सकता है रिकवरी, या फिर बीमारी में रिकवरी धीरे से हो, या रिकवरी में बाधा हो, या बीमारी में ही बाधा आ जाए, ये बहुत सारे लोग नहीं जान पाते. ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ी देन है. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जहां पे आप डिटेल में जातक को संभावित बीमारी के बारे में पहले से ही अगर आगाह कर दो, या फिर अगर कोई बीमारी होती है जातक को, तो उससे कुछ रेमेडी, मेडिसिन के साथ साथ प्लानिटरी रेमेडी के द्वारा भी वो बीमारी को स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज चर्चा करते हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. तो सबसे पहले तो ये समझो कि ज्योतिष क्या है. हमेशा मैं बोलता हूं मेडिकल ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, फलाना ज्योतिष, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, जो भी हो, पहले तो ज्योतिष क्या है. जो ज्योतिष सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन है, सूर्यादि. 1 सेकेंड, सॉरी. तो ज्योतिष वो शास्त्र है जो सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र. सूर्यादि ग्रहों को, जब मैं कहता हूं सूर्यादि ग्रहों को, तो सूर्य से लेकर केतु तक, अश्विनी से लेकर रेवती तक, मेष से लेके मीन तक, और पहले भाव से लेके 12वें भाव तक का सारा समन्वय जब हम करते हैं, उसको पढ़ते हैं. वो पढ़ने का जो तरीका है, वो शास्त्र जो है, वो ज्योतिष शास्त्र है. और इसको पढ़ने के बाद किसी जातक के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, कैसा इम्पैक्ट आता है, ये देखा जाता है इस शास्त्र के माध्यम से. कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, या केपी एस्ट्रोलॉजी हो, बेसिक हमारा एस्ट्रोलॉजी से शुरू होता है. आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी में फटाफट, बहुत सारे लोग पिछले मास्टर क्लास में भी थे, तो मैं वो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये रिपीटेशन जैसा लगेगा. बट आज के डेट में अगर हम देखें,
तो एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र भी है। एस्ट्रोलॉजी एक गणित है, मैथमेटिक्स है। एस्ट्रोलॉजी का ये पूरा साइंस है। प्रिडिक्शन करना एक आर्ट है, सभी को आती है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, तो एक आर्ट है। और आज इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से धन उपार्जन भी करते हैं, अपना कैरियर भी बनाते, तो ये कॉमर्स भी है। तो कंप्लीट पैकेज एक एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी ऑफकोर्स द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। मैथमेटिक्स कैसे, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की चाल, ये ग्रह पर्टिकुलर डिग्री पर आने पर ही, पर्टिकुलर राशि पर आने पर ही कैसा इंपैक्ट देता है, ये कब आता है। जैसे सूर्य अभी आएंगे मकर राशि में, तो ये इंपैक्ट कैसे देगा, क्यों देगा, क्यों कैसे देगा, तो ये पूरा एक कैलकुलेशन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आज मैथमेटिक्स हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं। हाफ एन मिनट में फटाफट हम लोग कुंडली प्लॉट कर लेते हैं। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, एप्लीकेशन नहीं थे, पंचांग द्वारा कुंडली को निर्मित किया जाता था, तो सोचो कितना टफ मैथमेटिक्स होगा वो। एक एक डिग्री मैन्युअली कैलकुलेट कर कर सिर्फ हॉरोस्कोप प्लॉट करने में 3 से 4 घंटे जा सकते हैं आपके, या उससे ज्यादा, अगर मैथमेटिक्स सही हो तो। अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो फिर भूल जाओ। लेकिन आज के डेट में हमने वो मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस है। तो एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स है, साइंस तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जातक के अपने भी कर्मास हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये कर्मास के ऊपर भी ज्यादा इंपैक्ट रखता है। हम लोग बोलते हैं जब हमारा कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं होगा, कोई तो हमारा पैसा ले गया, गए जन्म का लेना देना होगा करके। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल पाते या फिर ये नहीं जान पाते, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अति बीमार हो जाता है, तब शायद हम ये नहीं बोलते पिछले जन्म का कुछ होगा कर। व्यक्ति के कर्मास, पिछले जन्म के कर्मास, इस जन्म के कर्मास डेफिनेटली हेल्थ पे असर करते हैं, मानो या ना मानो। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस कर्मास, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ये अपने आप में वेदों का ही एक अंग है, वेदों का ही भाग है। ऋग्वेद में एस्ट्रोलॉजी बहुत डेवलप हुआ है। इनिशियल जो भी हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो बताया गया है, वो ऋग्वेद में ज्यादा बताया गया है। और जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी दो पार्ट में स्प्लिट भी है। गणित ज्योतिष, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, और एक फलित ज्योतिष। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी एज आई सेड अर्लियर, हमें आज के डेट में उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। फलित ज्योतिष, जो भी हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जातक पर कैसा होगा, कब होगा, कितना होगा, वो जातक पर कितना, जातक एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रिकवर करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ फलित ज्योतिष प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जाता है। एंड प्रिडिक्शन इज इटसेल्फ एन आर्ट। ज्योतिष पढ़ तो लेते हैं, ज्योतिष समझ भी लेते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। कई बार बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर सामने कुंडली रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए तो ब्लैंक होते ही होते हैं। देखना क्या है, प्रिडिक्ट क्या करना है, कई बार इसमें इम्पैक्ट आ जाता है। सो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग, मोर, आई वुड नॉट से मोर इजी ऑल्सो एंड टफ ऑल्सो, लेकिन प्रैक्टिस डेफिनेटली इस पे, सब्जेक्ट का टच डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट कर जाता है। और जो हमें आज के डेट में करना है वो सिर्फ फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के लिए आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, या यहां तक कि मैं कह दूं एआई कितना भी इसको डेवलप कर दो, एआई से फलित ज्योतिष नहीं हो पाएगा। जो भी एप्लीकेशन से एआई से आजकल हो रहा है, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन एआई से नहीं होगा। एआई से ही होना होता तो ये शास्त्र वैसे इजीली अवेलेबल आज नहीं होता। और जो मैं हमेशा कहता हूं, देर आर 3 यूनिवर्सिटीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी आएगा, एआई यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कहता ये टोटली गलत है, लेकिन जो बुद्धि एक इंसान में है, वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होगा। या फिर ऐसे कहें प्रिडिक्टिव, जो आप सॉफ्टवेयर में भी जो प्रिडिक्शन लिखे हैं, सारे जेनरिक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो,
राशि के लिए सब जेनरिक आएगा, नक्षत्र के लिए सब जेनरिक आएगा, कोई भी जातक के पर्टिकुलर बेस पे। और अगर कोई सॉफ्टवेयर में आता भी है ना कि 6 हाउस में है, तो वो भी जेनरिक है। तो वो जेनरिक सॉफ्टवेयर्स में कहीं पर भी डिग्री बेस्ड बात नहीं होती, कहीं भी एस्पेक्ट बेस्ड बात नहीं होती। सिंपल लिख दिया छठे भाव में ये है ग्रह, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर उस ग्रह पे कोई अच्छी दृष्टि पड़ती हो या बुरी दृष्टि पड़ती हो, पूरा प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा, अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा हो जाएगा। तो फलित ज्योतिष जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में मैटर करता है, जो हमें खुद को हमारे प्रैक्टिस में या हमारे अनुभव से उसको आगे बढ़ाना है। सो अगेन दोज आर रेफरिंग द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिडिक्शन ऑल्सो, प्लीज डोंट रेफर। अब बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, जिसके लिए आज हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा कोर्स है, ऑल आर सम ऑफ देम, सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और जो लोग ने रजिस्टर नहीं किया है, मैं वापस से पहले ही बोल दूं, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, बिकॉज ये जर्नी बहुत बढ़िया जर्नी जाने वाली है। सो बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। देखो, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे विभाग है, ब्रांचेस है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी है, एजुकेशन है, कैरियर है, नक्षत्र ज्योतिष है, केपी एस्ट्रोलॉजी है। ये सब में कहीं ना कहीं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग रहता है। केपी में समवॉट मेडिकल लिए जाता है, बट कैरियर एस्ट्रोलॉजी, फिर मैरिज एस्ट्रोलॉजी में, मैरिज एस्ट्रोलॉजी में कई बार मेडिकल का थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और एक बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। जस्ट लाइक ज्योतिष शास्त्र, इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योतिष शास्त्र, लेकिन वो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। जस्ट बिकॉज 6 8 12 हाउसेस खराब है तो बीमारी होगी नहीं होगी, नो, ये जेनरिक प्रिडिक्शन गलत है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग यहाँ पर डॉक्टर्स होंगे, या जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, या फिर जिन्होंने मेडिसिन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उनको मालूम होगा हिपोक्रेटिक ओथ। ये डॉक्टर जब डॉक्टर्स होते हैं, जब उनकी डॉक्टर की डिग्री आती है, तो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। तो हिपोक्रेटिक ओथ यानी कि हिपोक्रेट्स की ओथ लेते हैं। हिपोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। और उन्होंने खुद ने कहा है, जो व्यक्ति वो डॉक्टर हो और वो डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हो, वो डॉक्टर नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है। ये हिपोक्रेट्स ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। इसलिए आप देखोगे हमारे जितने भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं, या वैद्य जिसको हम बोलते हैं, अगर आप 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिलोगे, तो 10 में से 8 डॉक्टर डेफिनेटली ज्योतिष शास्त्र का मेडिकल एंगल से ज्ञान रखते होंगे। बिकॉज वेदों में ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद, ये दोनों ही पैरेलली समझा गया है। तो अगर हिपोक्रेट जैसे व्यक्ति अगर कहते हैं वो डॉक्टर जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो डॉक्टर नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है। तो सोचो एस्ट्रोलॉजी, दैट टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। और आजकल के डेट में मैं भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं, एलोपैथिक डॉक्टर्स को जानता हूं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जानता हूं, जो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे पास भी हमारे काफी पास्ट स्टूडेंट हैं, करंट स्टूडेंट भी कुछ है जो खुद डॉक्टर हैं और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर एक डॉक्टर को मान के चलो, मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी के साथ साथ अगर जातक के हॉरोस्कोप के बारे में भी, या जातक के ग्रहों के बारे में भी जानने मिल जाए, तो वो अपने प्रैक्टिस में कितना और अच्छा कर सकता है। वो बात अलग है, अगर डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर मुझे पूछे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है बताओ, तो थोड़ा बहुत मुझे डाउट जाएगा, ये डॉक्टर है या ज्योतिष। बट अगर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानता हूं या इस शास्त्र से थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं, तो आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। वो सही मायने में डॉक्टर हो सकता है, जो मुझे साइंस के एनाटॉमी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर मेरे को हील करने के लिए रख बैठा हुआ है, वो डॉक्टर सही है फिर मेरे लिए। सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर हिपोक्रेट्स खुद कहते हैं वो डॉक्टर जिसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो डॉक्टर नहीं है, मूर्ख है। हम किसी को मूर्ख नहीं बनेंगे, बट वो अधूरा है। सेम गोज विथ
जिनको एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर होकर जिनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो एस्ट्रोलॉजर भी काफी अधूरा एस्ट्रोलॉजर है। आप में से अगर जिसको पॉसिबल हो, वो अपने वीडियोस अगर ऑन रखे, आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो मुझे लगेगा टू वे इंटरेक्शन हम कर पा रहे हैं। जिन्हें भी पॉसिबल हो, प्लीज। अब हम बात करते हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये उल्लेख कहाँ पे मिला है। देखो, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सालों से, युगों से प्रैक्टिस हो रही है। साथ ही साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रही है। ये आज का या कुछ साल पहले का प्रैक्टिस नहीं है, या ये किसी ने अभी इन्वेंट किया, या इस ज्योतिष शास्त्र में अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से सब्जेक्ट आने लगे हैं, इसलिए नहीं। ये बहुत पहले से ही ये शास्त्र को, और उसमें भी मेडिकल एंगल से प्रैक्टिस किया जाता था। पहले के जमाने में बहुत जरूरी था, जो डॉक्टर्स थे उनको ग्रहों का ज्ञान या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी था, ताकि हीलिंग कर पाते थे। आज हम लोग अलग अलग हीलर्स के पास जाते हैं, प्राणिक हीलर्स है, क्रिस्टल हीलर्स है, रेकी हीलर्स है, सुजोग थेरेपी से जाते हैं, डॉक्टर्स है, एक्यूप्रेशर से, सब कुछ है। तो ये कहीं ना अकल्ट मॉडलिटीज के अंदर भी आ सकता है। प्लस पहले के जमाने में सिर्फ नाड़ी देखकर, या आज भी जो आयुर्वेद डॉक्टर है वो नाड़ी देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो सेम हम एस्ट्रोलॉजी में भी नाड़ी देख सकते हैं। जो नक्षत्र द्वारा जो नाड़ी आती है ना, आदि अंत मध्य, ये नाड़ी है ना, ये भी कुछ ना कुछ सूचित करती है। ये नाड़ियां भी जातक को बता सकती कौन सा दोष हो सकता है। वायु का दोष होगा, पित्त का दोष होगा, कफ का दोष होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक में तो यही तीन दोष है। तो अगर इस दोनों को प्रैक्टिस में लाया जाए, थोड़ा बहुत मेडिकल एनाटॉमी और ग्रहों को लाया जाए साथ में, तो ये एक पुराना प्रथा को भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्लस आज के डेट में हमारी प्रैक्टिस में एज एन एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, या एज एन डॉक्टर क्यों ना हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को जानकर एज एन एस्ट्रोलॉजर या एज एन डॉक्टर हम हमारी प्रैक्टिस में और शार्पनेस लेकर आ सकते हैं। ये मिसिंग लिंक का काम कर सकता है। हो सकता है कोई डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर ना देख पाए, समझ ना पाए कि जातक का रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी बीमार है, जातक के रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आया फिर भी बीमारी है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी का ध्यान ध्यान रखता होगा तो समझ जाएगा राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन आया है। क्योंकि राहु ऐसा कराता है, राहु आपके अगर कोई दशा में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में हो, और राहु के कारण बीमारी आती है, तो बीमारी अनडिटेक्टेड हो जाती है। सेकेंड ओपिनियन लेना ही पड़ता है राहु के कारण। रिपोर्ट अच्छा है या रिपोर्ट बुरा आ जाए, तो दो कनेक्शन डेफिनेटली लगा सकते हैं। आज के डेट में तो बहुत इजी हो जाता है, जहां पे टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे। तो जब मैं कहता हूं आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के भी दो शब्दों को स्प्लिट कर लो, आयुर और वेद। आयुर मीन्स एज, आयुष्य। वेद मीन्स शास्त्र। यानी कि ये अथर्व वेद की देन है आयुर्वेद में। ये आयुर्वेद जो आया है वो अथर्व वेद से आया है, जहां पर जातक के आयुष्य के बारे में, जातक के शरीर के बारे में, जातक के शरीर में होने वाले रोग के बारे में, उस रोग का निवारण के बारे में जो शास्त्र है वो आयुर्वेद है। तो अगर मैं आयुर्वेद वर्ड को स्प्लिट कर लूं, सिर्फ आयुर्वेद, आयुर्वेद में से आयुर को ले दूं, विच मीन्स आयुष्य, तो हॉरोस्कोप से भी मैं आयुष्य तो समझ सकता हूं ना। अष्टम भाव से और चतुर्थ भाव से, अष्टम भाव से, त्रिजम भाव से, छठे भाव से, बारहवें भाव से एक आयुष्य का अंदाजा तो हम लगा ही लेते हैं। प्लस हम यहाँ पे सूर्य को ग्रहों का राजा मानते हैं, लेकिन सूर्य अपने आप में आयुर्वेद का, यानी कि मेडिसिन का सिग्निफिकेटर प्लानिट है। वैदिक विद्या का कारण या कारक सूर्य है। आज कोई भी मेडिसिन विदाउट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बनती, तो सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सूर्य है। प्लस हर एक प्लानेट, यानी कि हर एक ग्रह बॉडी पार्ट्स के ऊपर से इंफ्लुएंस रखता है। हमारी कुंडली का हर एक हाउस बॉडी, ह्यूमन बॉडी पार्ट पे इंफ्लुएंस रखता है। और हर एक नक्षत्र भी अपने हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर इंफ्लुएंस रखता है। तो अगर कोई प्लानेट बॉडी पार्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर कोई भाव प्लानेट
बॉडी पार्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर कोई नक्षत्र द्वारा बॉडी पार्ट के इन्फ्लुएंस देखे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो बॉडी पार्ट या फिर हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ या इल हेल्थ, डेफिनेटली प्लैनेट हाउस नक्षत्र द्वारा देखे जा सकते हैं, जोडिएक साइन द्वारा, राशि भी देखे जा सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल कनेक्शन वो पैरेलली। अब हमें सभी को पता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट, पंच तत्व जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, दूसरा पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट, तीसरा वायु तत्व एयर एलिमेंट, चौथा जल तत्व वाटर एलिमेंट, और पांचवा आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अगर इन 5 तत्वों में कुछ भी इम्बेलेंस हुआ तो दैट पर्सन इज वेरी मच प्रोन टू सम सॉर्ट ऑफ डिजीज। लेकिन कैसी डिजीज? एक मान्यता है हमारी शास्त्र में, हमारे शास्त्र का कहना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। अब मेरी तरफ मत देखना, मेरा अलग हिसाब है, उड़ा दिया है 3.5 करोड़ में से कुछ लाख उड़ा दिए हैं मैंने, तो मेरी तरफ मत देखना। बट एक ह्यूमन बॉडी में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। और कहता है ना कि एक एक नखुन में रोग हो सकता है, वैसे एक एक बाल में भी रोग हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 5.68 करोड़ पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकती है, जातक बीमार पड़ सकता है। 5.68 करोड़ बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी ये तत्वों से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होती है। इन तत्वों में कोई भी इम्बेलेंस हुआ, जातक बीमार। अब तत्वों से भी याद आया कि तत्वों तो हमारे राशि के पास भी है, हमारे नक्षत्र के पास भी है। तो राशि को थोड़ा समझे। अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये अग्नि तत्व की राशि है। दूसरा पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व से बिलोंग करती है। वायु तत्व एयर एलिमेंट 3, 7, 11, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और बाद में आता है जल तत्व की राशियां जो है 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो इन राशियों का तत्व है, हमारा शरीर भी ये 5 तत्वों से बना है। एक तत्व रह गया आकाश तत्व, जो चंद्रमा रूल करता है। और जब मैं कहता हूं कि एक शरीर, एक ह्यूमन बॉडी जब बीमार पड़ता है तो एलिमेंट का इम्बैलेंस होता है, यानी कहीं ना कहीं ये राशि कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, बाय बर्थ या बाय गोचर या बाय दशा अंतरदशा। इसके साथ साथ 3 प्रकार के दोष शरीर में पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक में तो यही 3 दोष को इम्पॉसिबल मेन रिस्पॉन्सिबल दे देते हैं कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में, मेरे शरीर में, किसी के भी शरीर में कोई भी बीमारी हो तो ये एलिमेंट का इम्बैलेंस और 3 दोषों का इम्बैलेंस जो होता है, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये 3 दोषों के कारण ही आती है। और वो 3 दोष है पित्त, वायु और कफ। आते हैं उसके ऊपर भी, पहले इस राशि को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये 5 एलिमेंट जो इम्बैलेंस होने से मेरे को कुछ बीमारी दे सकते हैं, तो फायर एलिमेंट की जो राशियां है वो कौन कौन से बॉडी पार्ट पे इंपैक्ट करता है? हेड, हार्ट, फीट एंड थाइस। तो अगर मेरी फायर एलिमेंट की राशि कहीं पर भी क्यों ना हो, 6, 8, 12 की जरूरत नहीं है, 6, 8, 12 में तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी क्यों ना हो, इसमें कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो, तो हो सकता है जातक को फीवर, फ्रीक्वेंट फीवर, एक्सेसिव भूख लगना, एक्सेसिव प्यास लगना, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, नींद ना आना या ज्यादा नींद आना, कोल्ड कफ की बीमारी हो सकती है। पृथ्वी तत्व की राशि अगर इंपेक्टेड है तो गला, स्टमक, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, हेयर लॉस के इश्यूज हो सकते हैं। वायु तत्व की राशियां पीड़ित हो जाती है तो वायु तत्व जो राशि है वो लंग्स के ऊपर, ब्लड के ऊपर,
श्वसन क्रिया के ऊपर, एनस रेक्टम के रीजन के ऊपर इंपैक्ट करती है। स्वेलिंग दे सकता है, पाइल्स दे सकता है, रूमेटिज्म संधिवात दे सकता है। हम सिर्फ बोल देते हैं अरे पैर का घुटना बहुत दर्द कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अगर बात करते हैं वो तो शनि खराब होगा आपका। नो डाउट शनि खराब होगा, शनि घुटने को वो दर्द देता है। लेकिन क्या वायु तत्व की राशियां भी इंपैक्ट हो सकती है ना। जल तत्व की राशि है 4 8 12। मेनली इन्फ्लुएंस अफेक्टेड एरिया किस पर, स्टमक और डाइजेशन क्रिया के ऊपर, पचन क्रिया के ऊपर। इसमें कोई इंबैलेंस हो गया तो वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, मुंह के छाले, यूरिनरी इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, जॉन्डिस, लीवर के प्रॉब्लम, पित्त के इश्यूज, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम दे सकता है जल तत्व की राशियां पीड़ित हो जाए तो। और जो मैं कह रहा था 3 दोष, 5 तत्वों के साथ साथ 3 दोष भी हमारे शरीर में आते हैं, जिसको हम कफ के दोष कहते हैं, पित्त के दोष कहते हैं, और वायु के दोष कहते हैं। कफ के दोष कब होते हैं, जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशियां का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये दोनों मिलाकर कफ के इश्यूज दे सकते हैं। पित्त के दोष कब होते हैं, जब जल तत्व और अग्नि तत्व का समन्वय हो जाए और इसमें कोई गड़बड़ आ जाती है, तो ये पित्त के दोष देते हैं। वॉमिटिंग, पित्त का बढ़ जाना, एसिडिटी अग्नि तत्व, पित्त ज्यादा हो जाना, टॉक्सिक लिक्विड ज्यादा हो जाना, और जल तत्व। और वायु दोष, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। और ये दोष, तीनों जो दोष है प्लस ये 5 एलिमेंट है ना, ये जातक के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कोई भी बीमारी, छोटी बीमारी क्यों ना हो या बड़ी बीमारी या संगीन बीमारी क्यों ना हो, ये जातक को किसी न किसी प्रकार की बीमारी दे सकती है। और ये बीमारी को हम जान सकते हैं ग्रहों के द्वारा, राशि के द्वारा, किस भाव में है उसके द्वारा, नक्षत्र द्वारा। अब ये बीमारी कैसी होगी, शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी, ये बीमारी बार बार होगी, कुछ बीमारी ठीक होगी, कुछ बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसी पॉलिसी कहता हूं, यानी कि एलआईसी पॉलिसी लेने की नहीं है। एलआईसी का क्या टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मरते दम तक बीमारी चलते रही। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ नॉन क्योरेबल बीमारी, कुछ क्योरेबल बीमारी। कुछ बीमारी को मैं मेंटेन कर सकता हूँ, डायबिटीज है लेकिन उसको बढ़ने ना दो, मेंटेन करो, सस्टेन कर सकता हूं। कुछ बीमारी जानलेवा हो सकती, घातक हो सकती है। कुछ बीमारी मेरे खुद के कारण, ईटिंग हैबिट्स के कारण हो सकती है। आज एक केस स्टडी में बताऊंगा, एक ईटिंग हैबिट्स के कारण या एक हैबिट के कारण हो गया। कुछ बीमारी इनहेरिटेंस से आती है। जब विल में हमें पिताजी का, दादाजी का घर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माता पिता से बीमारी मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, पिताजी ने दे दिया डायबिटीज, माताजी ने प्रेशर दे दिया। लेकिन माताजी ने घर दिया ये नहीं दिखा, तो बीमारी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कुछ बीमारी इनहेरिटेंस भी होती है, कुछ बीमारी जन्मजात होती है, कंजेनेटल होती है। इन सभी का बीमारी को हम, कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हम इन सभी बीमारी को हम कुंडली में ग्रहों के द्वारा, राशि के द्वारा, भाव के द्वारा, नक्षत्र द्वारा, इन सारे तत्वों के द्वारा हम जान सकते हैं, इन सारे दोषों के द्वारा हम जान सकते हैं। दूसरा जो मैंने यहां पर कहा था कि हमारे खुद की आदत, हमारी खुद की आदत, फूड हैबिट्स, तो हमारी खुद की आदत और हमारे खुद के कर्म के कारण भी हम बीमार पड़ते हैं। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें। नो डाउट राशि अपना रोल प्ले करती है, ग्रह अपने रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम भी कुछ अपने हैबिट्स को सुधार कर, हम क्यों हमेशा बोले बीमार बीमार, बीमार ना पड़ने के लिए भी कुछ ध्यान दे सकते हैं ना। बीमारी पड़ने के बाद जो मेडिसिन करते हैं वो तो फिर बाद में आपका, वो क्योरिंग एक्टिविटी है आपका। प्रिवेंशन एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, वो तो एक्शन हो गया। लेकिन प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो, फायर प्रूफ कुछ रख सकते हो। आग लगने के बाद घर में एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर रख लिया, वो तो प्रिवेंशन है। लेकिन उसके पहले वो आग लगे ही नहीं, उसको मौका ही ना दो। तो आप 3 तरीके से अपनी बीमारी को भी
आप थोड़ा बहुत कर्टेल या प्रिवेंट या बैलेंस कर सकते हो। आहार, विहार और विचार, इसको भी हम कुंडली में देख सकते हैं। आहार यानी कि अपना खुद का डाइट हैबिट्स, फूड हैबिट्स, जिसको हम कुंडली में सेकंड हाउस से देख सकते हैं। जातक को कैसा खाना अच्छा लगता होगा, सेकंड हाउस से पता चल सकता है। और हमारा खुद का आहार ही कैसा, आहार जंक फूड लेते हो तो और खराब, ठंडा फूड लेते हो तो और खराब, खाने पीने में आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होंगे तो खराब, बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो आहार। फिर आता है विहार, आप कैसी जगह पे जाते हो, रेगुलरली कैसी जगह पे जाना पड़ता है, कैसी जगह पे जाना पसंद करते हो, तो इसको भी कुंडली में देख सकते हैं। थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी, ट्रेवलिंग प्लान्स कैसे होते हैं जो हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकते हैं। और बाद में आता है विचार, आहार, विहार और विचार। और विचार को हम कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं कि जातक कैसा विचार का होगा। स्वच्छ विचार का होगा, ज्यादा स्पीड ऑफ थॉट्स तो नहीं होंगे, ज्यादा नेगेटिव तो नहीं सोचता होगा। नेगेटिव सोचोगे दिल की धड़कन बढ़ेगी, हार्ट का प्रॉब्लम शुरू। तो हमारे आहार, विहार और विचार को भी अगर हम कंट्रोल में ला लें तो भी बहुत हद तक हम अपनी बीमारी को कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। और इसको हम कुंडली में देख सकते हैं। एक हम बीमारी को कुंडली में देख सकते हैं, एक हमारे आहार, विहार और विचार को कुंडली में देख सकते हैं। तो अगर कुंडली से अगर ध्यान से देखो, 6, 6, 8, 12 का रोल। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, नॉट ओनली अबाउट 6, 8, 12। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 6, 8, 12 से उठकर भी है। नो डाउट 6, 8, 12 इंपैक्ट करता है, मैं ये नहीं बोलता। तो जो मैं कह रहा था वही आ गया। 6, 8, 12 हाउसेस इंपैक्ट करते हैं। जातक कितना बीमार पड़ेगा, छोटी मोटी बीमारी होगी छठा भाव, सीरियस इलनेस होगा, क्रॉनिक इलनेस होगा, लंबी बीमारी होगी अष्टम भाव, वो बीमारी के कारण हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा 12th हाउस, वो बीमारी के कारण कहीं ना कहीं परलोक सिधार ना जाए 8th हाउस एंड 12th हाउस। मुंबई से कितने लोग हैं, मुंबई में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है जसलोक। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ जसलोक से परलोक सिधार ना जाए। तो 6, 8, 12 उतना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ नॉट ओनली 6, 8, 12, जैसे मैं कहा, इसके साथ साथ दूसरा हाउस भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जस्ट वन सेकेंड, शायद स्क्रीन स्टॉप हो। फर्स्ट हाउस में खुद जातक खुद कैसा होगा, वो उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। जातक का नेचर कैसा होगा, जातक का फिजिकल बांधा कैसा होगा। फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस ये रिकवरी के लिए देखे जाते हैं। अगर जातक बीमार पड़ा है तो फिफ्थ हाउस कैसा है, 11th हाउस कैसा है, तो जातक रिकवर होगा। थर्ड हाउस, मौत के मुंह से वापस से आ जाना, मिरेकल। थर्ड हाउस, एट से 8वां, अष्टम भाव से 8वां। अगर अष्टम भाव जातक का मृत्यु है, मेरा मृत्यु है, तो 8 से 8, मृत्यु की मृत्यु, थर्ड हाउस। और प्लस इसमें आता है मारक भाव, जो सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, जिसको मारक भाव बोलते हैं। सो 6, 8, 12, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस फॉर रिकवरी, थर्ड हाउस फॉर मिरेकल, एस्केप फ्रॉम डेथ, एंड सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस ये भी बीमारी के कारक बन सकते हैं, बीमारी में मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। एक केस स्टडी, दो केस स्टडी के माध्यम से थोड़ा सा जानते हैं। हमने नाम तो यहाँ पे बता ही दिए हैं, बट अब थोड़ा सा नाम से ज्यादा आप सिर्फ कुंडली पे ध्यान दो। जिनको कुंडली देखना नहीं आता तो उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं। ये कुंडली है यहाँ पर, जस्ट वन सेकेंड। ये यहाँ पर एक कुंडली है। ये केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं कैंसर के लिए, और खास करके लंग्स के कैंसर के लिए। लंग्स को इंपैक्ट हुआ और बाद में कैंसर हुआ। तो पहले तो कौन से प्लानिट जिम्मेदार है, 6, 8, 12 तो हमने सर हमको मालूम है, एस्ट्रोलॉजी में पढ़े हैं। 6, 8, 12 तो बीमारी देता है, लेकिन कौन से प्लानिट जिम्मेदार कैंसर के लिए हो सकते हैं? तो राहु, मंगल, शनि और केतु, ये चार मेन प्लानिट है जो कैंसर को, किसी भी प्रकार के कैंसर को ये रोल प्ले कर सकते हैं, ये कैंसर को दावत दे सकते हैं। अब इनका कनेक्शन 6, 8, 12 के साथ हो जाए, वे कैंसर एक सीरियस बीमारी है,
तो इनका कनेक्शन 6 8 12 से किसी भी प्रकार से हो जाए तो जातक को लंबी बीमारी या सीरियस बीमारी या फिर कई बार घातक बीमारी हो सकती है। प्लस मैं हमेशा अपने प्रैक्टिस में या हमेशा मैंने अपने क्लासेस में मैंने ये बताया है, किसी भी कुंडली में कन्या राशि कहीं पर भी क्यों ना हो, वर्गो साइन अगर अफ्लिक्टेड है, D1 चार्ट में या D9 चार्ट में भी क्यों नहीं, लेकिन वर्गो साइन अगर अफ्लिक्टेड है तो जातक बीमार होगा। वर्गो साइन क्यों? क्योंकि एक होती है काल पुरुष की कुंडली जिसको हम एक से, यहां पे 1 नंबर से 12 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर यहाँ पे आता है, कन्या राशि यहाँ पर आती है छठे भाव में। तो किसी भी कुंडली में अगर छठी राशि भी अफ्लिक्टेड होती है तो वो भी बीमारी का कारण बन सकती है। अब इस चार्ट को देखो ध्यान से। राहु पहले तो कौन सा लग्न है? कर्क लग्न है। कर्क लग्न का मालिक मून 12th हाउस में बैठा है, ठीक है, उसको उसके ऊपर बाद में आते हैं। कर्क लग्न है, मारक कौन बन गया? सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस मारक होते हैं। यहाँ पे सैटर्न मारक बनेगा और यहाँ पे सूर्य मारक बनेगा। चलो सूर्य को हम लोग ना बना भी लेंगे, इसका इस कुंडली में चंद्रमा का मित्र है करके, लेकिन सैटर्न मारक बनेगा। अब फर्स्ट हाउस में बैठा है राहु। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। ऊपर क्या लिखा था? राहु मंगल शनि केतु, ये कैंसर के कारण है। इनका कोई भी कनेक्शन 6 8 12 से हो जाए या 8 से हो जाए, 12 से हो जाए, सीरियस बीमारी दे सकते हैं। अब राहु को देखो, राहु फर्स्ट हाउस में है, किसकी राशि में है? चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा खुद कहां पर बैठा है? एसेंडेंट लॉर्ड 12वें बैठा है। तो पहले तो इस कुंडली में राहु को बात क्यों देखते हैं? इस कुंडली में जो मेरा एसेंडेंट लॉर्ड है वो 12वें बैठा है, यानी कि बीमार मुझे ये करेगा। मेरा एसेंडेंट वीक है, एसेंडेंट लॉर्ड बाय पोजीशन वीक है। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा कौन से बॉडी पार्ट पे रूल करता है? चेस्ट पे, लंग्स पे, ब्रीदिंग पे, कोल्ड कफ फीवर पे। चंद्रमा से जो होने वाली बीमारी है वो कोल्ड कफ की होती है, ब्रीदिंग की होती है, एस्थमाटिक एस्थमेटिक होती है, लंग्स की बीमारी होती है, चेस्ट रीजन की बीमारी चंद्रमा रूल करता है। 6 8 12 सभी को मालूम है। तो छठे भाव का मालिक गुरु कहां पर बैठा है कुंडली में? चौथे भाव में बैठा हुआ है। किसकी राशि में बैठा हुआ है? शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, दुश्मन की राशि में है। चौथा भाव भी, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, राशि ये भी बॉडी पार्ट्स को रूल करते हैं। तो चौथा भाव जो है ये भी चेस्ट एरिया, लंग्स एरिया, हार्ट को रूल करता है। तो मेरा चौथा भाव भी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो चौथा भाव में भले गुरु बैठा हो, काल पुरुष के हिसाब से उच्च का हो, लेकिन इस कुंडली में वो दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है। अष्टम भाव को सबको मालूम है, 8th हाउस बीमारी का कारण। 8th हाउस का मालिक सैटर्न कहां पर बैठा है? 3rd हाउस में मंगल के साथ बैठा है। राशि कौन सी देखते हैं, लेकिन मंगल के साथ बैठा है, वेरी डेंजरस। 12th लॉर्ड मर्क्यूरी, ये कहां पर बैठा है? मर्क्यूरी देखो कहां पर बैठा है, 5th हाउस में बैठा हुआ है, रिकवरी के हाउस में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है। लेकिन सूर्य के साथ देखो मर्क्यूरी की डिग्री 28 डिग्री है, सूर्य 26 डिग्री का है, 2 डिग्री का अंतर है। ये मर्क्यूरी कंबस्ट है, अस्त का है, पावर नहीं है। अब अगर हम देखें कि मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि ये व्यक्ति को लंग्स का इंपैक्ट हुआ था, तो लंग्स कारण 4th हाउस बनता है। तो 4th हाउस का मालिक शुक्र 4th हाउस का मालिक सॉरी, शुक्र कहां पर बैठा हुआ है? मारक स्थान में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। 4th हाउस का मालिक केंद्र में भले बैठा है लेकिन मारक स्थान में बैठा है। ये मारक जैसा रोल प्ले करेगा ही करेगा। और मैंने पिछले स्लाइड में कहा था, किसी भी कुंडली में अगर वर्गो साइन अफ्लिक्टेड है
बाद में वो साइन कहीं पर भी बैठी हो, व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। तो यहाँ पे शनि मंगल वर्गो साइन में, वर्गो साइन का अफ्लिक्शन दिख गया। कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, और कैंसर साइन फोर्थ, काल पुरुष कुंडली में फोर्थ हाउस कैंसर साइन, चेस्ट लंग्स का एरिया आ जाता है। वहीं पे अगर मैं देखूं तो राहु का वहां पर बैठना, राहु मुख्य तौर पर कैंसर दे सकता है। मंगल का दृष्टि देखो, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। मंगल की दृष्टि देखो कहां पे जा रही है, एक, दो, तीन, चार, मंगल छठे भाव को देख रहा है। सैटर्न देखो किसको देख रहा है, सैटर्न एक, दो, तीन, पंचम भाव को देख रहा है। चार, पांच, छह, सात यहां पे देख रहा है। आठ, नौ, दस, ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, यानी कि चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा को शनि देख रहा है। चंद्रमा कौन सा बॉडी पार्ट रूल करता है, हार्ट एरिया, लंग्स एरिया, उसको शनि देख रहा है। चंद्रमा पीड़ित, ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह पीड़ित, ट्वेल्थ हाउस पीड़ित, उसका कारक है वो, 12वें भाव का कारक शनि है। चौथे भाव का मालिक देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, अफ्लिक्टेड हो गया। प्लस अगर मैं इसको ध्यान से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, फोर्थ हाउस खुद पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी यानी कि आजू बाजू पाप ग्रह हो। यहाँ पे शनि मंगल है, और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य को क्रूएल ग्रह गिना जाता है। इन शनि मंगल की जो युति है, इसके ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग कहते हैं केतु की दृष्टि नहीं होती, हम उसको इन्फ्लुएंस मान के चलो। एक उल्टी दृष्टि, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये जिसकी जातक की कुंडली है, जिसकी ये युवराज सिंह की कुंडली है, युवराज सिंह को रेयर कैंसर हुआ था, लंग्स को इंपैक्ट हुआ था, चेस्ट एरिया पे इंपैक्ट हुआ, ब्रीदिंग के चैनल्स इंपैक्ट हो गए थे, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड। जब अब यहां से तो पता चला चलो, लेकिन ये कब हुआ, 2000, सभी को मालूम है 2011 का वर्ल्ड कप के चलते हुए उस समय ये सिम्टम्स आए थे। 2011 में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस समय युवराज सिंह को शनि की महादशा और वीनस की अंतरदशा चल रही थी, यानी कहीं ना कहीं दोनों ही मारक भाव से जुड़े हुए। शनि अष्टम भाव का मालिक भी बन रहा था। ये वीनस फोर्थ हाउस का मालिक, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड, बैठा मारक भाव में। जब ये डिटेक्ट हुआ, कैंसर डिटेक्ट हुआ, शनि की महादशा और शुक्र की अंतरदशा थी। उसी समय अगर आपको गोचर निकालना है तो 2011 का गोचर निकाल लो, और उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, अप्रैल तक की कुंडली में निकालो जब ये डिटेक्ट हुआ की बात कर रहा हूं। तो राहु छठे भाव से ट्रांजिट कर रहा था। अब राहु अगर छठे भाव से ट्रांजिट कर रहा था, तो गोचर का राहु एक, दो, तीन, चार, पांच मारक भाव को देख रहा है, 12वें भाव को भी देख रहा है। अब राहु छठे भाव से गोचर कर रहा था, तो केतु जन्म के चंद्रमा से गोचर कर रहा था। अनुराधा जी बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा ये समझाऊंगा मैं कोर्स में डेफिनेटली, यहाँ पर तो ठीक है, बट ये केस स्टडी जब हम समझते हैं तो इट माइट लुक जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं। ये तो अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जब ये कैंसर डिटेक्ट हुआ तो शनि अपने ही जन्म के गोचर के पोजीशन से गोचर कर रहा था, जुपिटर 10वें भाव से गोचर कर रहा था। अब देखो दो चीज, कैंसर डिटेक्ट भी हुआ, हम सिर्फ बीमारी की क्यों बात करें, 2011 के वर्ल्ड कप में जीतने में युवराज सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। तो 10th हाउस कर्म से जुपिटर गोचर तो कर रहा था, लेकिन ये जो गोचर में करता हुआ जुपिटर ना 6th हाउस को भी देख रहा था।
और जब जुपिटर का पूरा गोचर डिग्री वाइज 10th हाउस से बहुत क्लियर हुआ, तो इसी समय में रिकवरी भी हुआ 2012 में। ही वॉज डिक्लेयर्ड फ्री जब जुपिटर गोचर करते करते एकदम डिग्री वाइज स्ट्रांगली छठे भाव को देखने लगा ना, तब डिक्लेयर हो गया वो, कैंसर फ्री डिक्लेयर हो गया। क्योंकि तब जुपिटर ना, अगर हम देखा जाए तो सैटर्न, अगर आप यहाँ पे देखो तो सैटर्न उस समय में थर्ड हाउस से गोचर कर रहा था, 1 2 3 4 5, उससे पहले यहां पर गोचर कर रहा था। जुपिटर देख रहा था इस सैटर्न को जिसने बीमारी दी थी। और जब बाद में सैटर्न यहां पर आया, ये तीन राशि को यानी कि 2.5 साल, यानी कि 2 2.5 साल का गैप के बाद टोटल रिकवरी मिल गया, तब जुपिटर इसको देख रहा था। तो आई नो अनुराधा जी, जैसे आपने कहा ये थोड़ा बहुत समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बीमारी कब हुई, बीमारी हुई, कारण कब हुई, जैसे मैंने बताया बीमारी ये सब कारण के हुई, कब हुई, जब ये दशा चल रही थी तब, गोचर में ये प्लानिट से, तब रिकवरी कब हुई, जब गोचर का ये प्लानिट था, युवराज सिंह की कुंडली। यू कैन यूज दिस horoscope फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो। और एक लेते हैं लीवर डिसऑर्डर और बाद में कैंसर। अब इस व्यक्ति यानी कि राजेश खन्ना जी की कुंडली है। राजेश खन्ना जी का डेथ, रीजन ऑफ डेथ कुछ लोग के हिसाब से लीवर का प्रॉब्लम था और कुछ लोग के हिसाब से कहना था कैंसर था। मैंने दोनों ही एंगल से देखा, यस कैंसर भी हो सकता है, बट मुझे लीवर का ज्यादा चांसेस दिख रहा है। सिंस हम सब लोग जानते हैं राजेश खन्ना वॉज वेरी वेरी मच इनटू ड्रिंकिंग, ज्यादा शराब पीने के कारण तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, लीवर का आता है। और लीवर का प्रॉब्लम उनको हुआ था, तो एक बार उनकी कुंडली के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। यहां पे अगर कुंडली देखो, मिथुन लग्न की कुंडली है। मैं बहुत आराम से समझाता हूँ जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो। मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई, जेमिनाई का मालिक मर्क्यूरी कहाँ पे बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, मारक स्थान में। 7th एंड 2nd हाउस मारक होते हैं, ठीक है, यानी कि लग्नेश सेंटर में होकर भी मारक में है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा। वर्गो साइन देखो, वर्गो साइन 4th हाउस में है, नेपच्यून जैसा ग्रह बैठा हुआ है वहां पर। यानी कि अगेन मैं बोलूं, ये इसका मालिक बुध वो यहाँ पे बैठा हुआ है, वर्गो साइन में नेपच्यून है, अफ्लिक्टेड है। वर्गो साइन में कोई अच्छा नहीं, यूरेनस नेपच्यून कोई अच्छा ग्रह तो नहीं है। प्लस हम देखें छठे भाव, छठे भाव को देखो, छठे भाव में मंगल बैठा है खुद की राशि में, जल तत्व की राशि में। छठे भाव से क्या देखा जाता है, स्टमक, डाइजेशन, लीवर, राइट। अब यहां पर खुद की राशि में मंगल बैठा है, लेकिन बैठा तो छठे भाव में है, जल तत्व की राशि में है। हमने थोड़ी देर पहले थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा कि जल तत्व स्टमक रोड, स्टमक के प्रॉब्लम दे सकता है, लीवर के प्रॉब्लम दे सकता है। जल तत्व की राशि, उसमें बैठा हुआ मंगल, फायर एलिमेंट वाला मंगल, लीवर के प्रॉब्लम देगा, पित्त के प्रॉब्लम देगा। छठे भाव का मालिक मंगल खुद वहीं पे बैठा हुआ है। अष्टम भाव का कुंडली में देखो, आप मेडिकल देख रहे हो ना, 6 नंबर देख ही रहे हो ना। अष्टम भाव का मालिक कहां बैठा है, 12वें, हरे नाम भगवान का। अष्टम का मालिक 12वें, मृत्यु का कारण कभी बन सकता है। 12वें का मालिक वीनस, वो वापिस से आ गया कहां पर, मारक भाव में। यानी कि मेरा 6 8 12 का मालिक भी उतना स्ट्रांग नहीं दे रहा मुझे। एक यहां पे बता दो, कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर वो कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन में है ना, तो लाखों दोष को माफ कर सकता है। यहां पे गुरु भले मिथुन राशि में है, लग्न में है, लेकिन तो हम बोल सकते थे लग्न में स्ट्रांग गुरु होता है तो स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे गुरु जो है ना, वो रेट्रो पोजीशन में यानी कि वक्री पोजीशन में है। तो गुरु की भी अपनी पोजीशन उतनी स्ट्रांग इस कुंडली में नहीं है। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमने ग्रहों की स्थिति देख ली। 2nd हाउस से जातक के ईटिंग हैबिट्स देखे जा सकते हैं, और 12वें भाव से जातक के एडिक्शन देखे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2nd हाउस प्लूटो बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, ठीक है। यहाँ का मालिक चंद्रमा,
वन सेकंड। यहाँ का मालिक चंद्रमा, वो कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में। किसके साथ है भाई? राहु के साथ चला गया। ईटिंग हैबिट्स खराब कर देगा। सेकेंड भाव मैंने बोला आपका आहार है, आहार। ट्वेल्थ हाउस में कौन है? सैटर्न, जो बैड हैबिट्स दे सकता है। किसकी राशि में है? शुक्र की राशि में है, तो 100% बैड हैबिट्स दे सकता है। बबीता जी थोड़ा रुक जाओ, हम लोग डाउट्स लेते हैं लास्ट में। हैंड रेस किया था इसलिए मैं बोला सर। तो सेकेंड हाउस खुद प्लूटो से ऑक्यूपाइड है। सेकेंड हाउस का मालिक चंद्रमा तीसरे भाव में है, राहु के, अगेन अग्नि तत्व की राशि में, पित्त के दोष दे सकता है। 12वें भाव में शनि और हर्षल है, और 12वें भाव का मालिक वीनस है, सूर्य और बुध के साथ। फायर एलिमेंट, वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट, सब प्रॉब्लम दे सकता है, पित्त के दोष दे सकता है। अभी पिछली स्लाइड में देखा, दो कॉम्बिनेशन पित्त का प्रॉब्लम दे सकता है। अब चलो थोड़ी देर के लिए यहां पे वापस मैं इसको क्लीन कर दूं। ईटिंग हैबिट्स के ऊपर जो एडिक्शन वाला बैठा है ग्रह, वो थोड़ा सेकेंड हाउस को देख रहे थे इसी दृष्टि से, तो मेरी ईटिंग हैबिट्स और खराब करेगा, एडिक्शन भी कंट्रोल हो जाए वहां पर, एडिक्शन भी आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। प्लस इसका मालिक किसके साथ है? राहु के साथ है। ये एडिक्शन छोटा मोटा एडिक्शन नहीं होगा, एल्कोहल, स्मोक। और राहु और शनि जैसे प्लैनेट्स एडिक्शन के लिए अकेले काफी है। राजेश खन्ना जी को लीवर के प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए थे, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, सभी को मालूम है। राजेश खन्ना जैसे व्यक्ति अल्कोहल काफी पीते थे, आगे जाके किसी डॉक्टर के कहने से कैंसर का भी डिटेक्शन हुआ है। अगर मैं देखूं ईटिंग हैबिट्स के कारण ये सब कुछ छठा भाव खराब कर दिया है, स्टमक, लीवर। जब राजेश खन्ना जी को लीवर के इश्यूज और कैंसर डायग्नोस हुए थे, तब उस समय सैटर्न की महादशा 1998 से लेके 2017 तक की महादशा थी, और मंगल की अंतरदशा थी 2011 से लेके मई 2012 तक। सैटर्न की महादशा लंबे समय तक थी, मंगल की महा अंतरदशा 2012 तक थी, याद रखना ये। इसी समय जातक को, यानी कि राजेश खन्ना जी को, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन में होने पड़े। हॉस्पिटल अंदर बार होना पड़ा, सैटर्न की महादशा, 12th हाउस में सैटर्न बैठा है, हॉस्पिटलाइजेशन। मंगल की अंतरदशा, पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी। अब जैसे ही मंगल की अंतरदशा खत्म हुई, मंगल के बाद कौन सी दशा आती है? राहु की। राहु की दशा आई। राहु की दशा में राजेश खन्ना जी का डेथ हो गया, राहु की अंतरदशा में। अब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, तो भी वेरी प्रिसाइज, मैंने कहीं पे डेट लिख के रखा था, मैं सॉरी अगर मैं भूल गया हूं, तो वन सेकेंड, मुझे एक सेकेंड ही, मैंने डेट लिख के रखी थी कुछ। आई थिंक जुलाई का डेट था वो, कल ही मैं कुछ कर रहा था उसमें। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना जी एक्सपायर्ड ऑन 18 जुलाई 2012, यानी कि शनि की महादशा तो चल रही थी, मंगल की महादशा खत्म होकर राहु की वहां अंतरदशा शुरू थी। शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा। अब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, यानी कि 18 जुलाई 2012, शनि मंगल फोर्थ हाउस से, यानी कि सैटर्न मार्स फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे थे। अगेन अफ्लिक्शन ऑफ वर्गो साइन। राहु छठे भाव से जन्म के मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा था, दैट मीन्स केतु शनि के, जिसकी महादशा चल रही थी, उसके ऊपर से गोचर कर रहा था। अब 12वें भाव में नॉट ओनली केतु, जुपिटर भी था, वीनस भी था। जुपिटर मेरा रेट्रो प्लैनेट जन्म का 12वें भाव से गोचर कर रहा था, यानी कि मारक स्थान का मालिक 12वें भाव से गोचर कर रहा था। मारक स्थान में बैठा हुआ एक ग्रह वीनस, वो 12वें भाव से गोचर कर रहा था। और
दुनिया से जाने वाला लेकर जाने वाला प्लानेट केतु, वो भी 12वें भाव से। और किसके ऊपर से गोचर कर रहा था? आयुष्य का कारक शनि उसके ऊपर से गोचर कर रहा था। चंद्रमा पहले भाव से गोचर कर रहा था उस दिन। मैं कहता हूं शनि यहां से गोचर कर रहा था ना, तो गोचर का शनि छठे भाव को यानी कि गोचर का राहु को देख रहा था। ट्रांजिट सैटर्न जिसकी दशा चल रही है और जिसकी अंतरदशा चल रही है उसको देख रहा था। जिसकी अंतरदशा खत्म हुई थी मंगल, उसको जन्म का मंगल को शनि देख रहा था। प्लस अगर शनि यहां पर बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एसेंडेंट को यानी कि जन्म के चंद्रमा को भी, यानी गोचर के चंद्रमा को भी, एसेंडेंट को भी देख रहा था। तो मृत्यु जब होती है ना जातक की, उस दिन का टाइम या उस दिन का डेट भी नोट कर लो। मुझे बीमारी तो थी मृत्यु कारक, लेकिन इसी दिन में क्यों मेरा देहांत हुआ, ग्रह का गोचर समझ में आ जाएगा। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा समझ में आ जाएगी। मंगल अगर फोर्थ हाउस से गोचर कर रहा था शनि के साथ, तो मंगल भी तो सेवेंथ हाउस को देख रहा था, मारक भाव को देख रहा था। राहु अगर यहां से गोचर कर रहा था, मैं क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा क्लीन हो जाए। राहु अगर यहां से गोचर कर रहा था तो सिक्स्थ हाउस के इन्फ्लुएंस के साथ साथ दूसरे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा था। सैटर्न को, जन्म के सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा था। छठा भाव स्टमक लीवर, 12वां भाव एडिक्शन के कारण मौत। अगर हम राजेश खन्ना जी के डेथ के दिन, इनकी डेथ हुई 18 जुलाई 2020 2012, 20 जुलाई 2012 तक की अगर हम देखें, तो जो स्क्रिप्ट दशा की चल रही थी, शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा, शनि की प्राण दशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा। ये सारे प्लानेट शनि, राहु, राहु शनि के विनस, ये सारे प्लानेट गोचर के द्वारा या जन्म के चौथे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे थे बाय गोचर, लेकिन 6 8 12 को इन्फ्लुएंस कर रहे थे आइदर बाय बर्थ एंड इन ट्रांजिट, जिस दिन मृत्यु हुई। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप नॉट ओनली कौन से ग्रह, कौन सा हाउसेस कौन सी बीमारी देगा, लेकिन ये कैसी बीमारी देगा, फेटल बीमारी देगा नहीं देगा, जातक की क्या दशा चल रही है। जैसे युवराज सिंह में हमने देखा गुरु का गोचर फायदेमंद रह गया, वो रिकवर कर गए। युवराज सिंह स्पोर्ट देखो, दूसरे हिसाब से देखो, स्पोर्ट्समैन थे, फिटनेस को ध्यान देने वाले थे, कंपेयर टू एकदम। मैंने यहाँ पे राजेश खन्ना क्यों लिया, आई वुड हैव टेकन अदर पर्सनैलिटी ऑल्सो। मैंने राजेश खन्ना जी का इसलिए लिया, सुपरस्टार, और जिस समय उनकी डेथ हुई वो कोई फिटनेस का ध्यान नहीं दे रहे थे। एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग, स्टारडम में रहना, ख्वाबों में रहना, राहु चंद्रमा, उनको सक्सेस मिली, ये राहु की सबके मिली, लेकिन सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए राहु चंद्रमा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड दोज हु आर वेरी मच न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, उनको ये सारा चीज समझ में नहीं आया होगा, बट दोज हु आर समवॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो उनको बहुत सही समझने से समझ में आया होगा। ये शायद केस स्टडी, दोनों ही केस स्टडी अच्छी भी लगी होगी। दोनों ही कैंसर के रोगी, दोनों ही अलग प्रकार का कैंसर, और एक में रिकवरी, एक में रिकवरी नहीं, एक में डेथ, तो डेथ तक की हम दशा तक गए हैं। तो ऐसे ही केस स्टडीज हम देखने वाले हैं। कुछ केसेस में हम सेलिब्रिटी के देखेंगे, कुछ केसेस में जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे परमिशन दिया है कि उनके उनके केस स्टडीज में अपने क्लास में यूटिलाइज कर सकता हूं, उनकी केस स्टडीज में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है कल से, 4 तारीख से, तो हम उसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग सर, जैसे अभी अनुराधा जी ने कहा ये तो बहुत कुछ समझना हार्ड है, तो नथिंग इज हार्ड अनुराधा जी एंड एवरीवन ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ सम व्हाट बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कवर करेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए जरूरी है। तो ऐसे समझो कि हम लोग 3 से 4 दिन हम बेसिक्स में जाएंगे,
तो यहाँ पे हम प्लैनेट्स को समझेंगे इंक्लूडिंग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। 12 राशि, 12 भाव। प्लैनेट्स का अपना कौन सी राशि पे प्रभुत्व और नक्षत्र पे प्रभुत्व, कौन से प्लैनेट शुभ होते हैं, मेलिफिक होते हैं। 12 भाव, 12 राशि, 27 नक्षत्र, और बॉडी पार्ट्स इनके कौन कौन से इन्फ्लुएंस होते हैं। काल पुरुष का कंसेप्ट हम समझेंगे। हर एक लग्न के हिसाब से कौन से प्लैनेट डेंजरस हो सकते हैं वो हम देखेंगे। प्लैनेट से कौन सी बीमारी होती है। फिर बाद में इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेवेंस है एस्ट्रोलॉजी के आज के दुनिया में। हर एक एसेंडेंट का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। बेनिफिक प्लैनेट्स, क्रूअल प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये एक पार्ट है बालारिष्ट योग, यानी कि जो जातक जन्म के 12 साल तक डेंजर में रहता है, या फिर अल्प आयु यानी कि अल्प से अल्प आयु, किसी बच्चे की जन्म के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कौन से योग जिसको हम बोलते हैं बालारिष्ट योग। ये बालारिष्ट योग कब होता है, कैसे होता है, उसके कौन से प्रिंसिपल से, कैसे कॉम्बिनेशन से होता है। कई बार माता पिता के नक्षत्र द्वारा भी होता है। बाला ऋषियों की केस स्टडी भी देखेंगे। और अगर कोई योग या दोष है तो उस योग या दोष को कैंसल करने भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको भी देखेंगे। जन्मजात बीमारी, एक जातक अच्छी हेल्थ होगा नहीं होगा इसको भी देखेंगे। मेंटल बीमारी, यहाँ पे पागलपन नहीं देखेंगे, उन्माद वो सब तो देखेंगे, लेकिन नॉट ओनली पागलपन, लोनलीनेस, फियर, फोबिया, डिप्रेशन। इसी के अंदर मैंने दो चीज इंक्लूड कर दी जो लास्ट टाइम भी थे, यहाँ पे और डिटेल में मैंने इंक्लूड करके रखी है। मानसिक बीमारी के अंदर एक और चीज आता है, गे एंड लेस्बियन केसेस। ईएनटी के इश्यूज कब होते हैं, हार्ट के डिजीज कब होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, अपेंडिक्स, अस्थमा। कोई जातक एक्सीडेंट के लिए प्रोन टू है कि नहीं, अंग भंग योग होगा नहीं होगा, इम्पोर्टेंसी, डेंटल डिजीज, हेयर फॉल, कफ पित्त वायु के दोष, लिवर डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, मेल नेटिव्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, फीमेल नेटिव्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स प्रॉब्लम, पैरालिसिस, एक्सीडेंटल इंजुरी, एक्सीडेंटल डेथ, कैंसर इन डिटेल। प्लस यहाँ पे थैलेसेमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, थैलेसेमिया मेजर एंड माइनर, उसको भी हम समझेंगे, जो ब्लड की एक बीमारी है, उसको एक केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे। और बहुत सारे कुछ कुछ सेम टॉपिक के अंदर मैंने कुछ एडिशंस किए हैं, उसको भी हम अलग पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम देखने वाले हैं विथ केस स्टडीज ऑल्सो। अब ये क्लास कैसे होगी, जैसे आज अभी लाइव हो रही है जूम पे वैसे होगी। इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, जो लोगों ने रजिस्टर किया है उनका नाम हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया है। जो लोगों ने अब तक रजिस्टर नहीं किया है प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। ये बहुत बढ़िया कोर्स है, मेरा कोर्स है या डिवाइन ग्रेस का कोर्स है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया कोर्स, बहुत अच्छा मजा आने वाला कोर्स। आपके एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा ये कोर्स। मोबाइल ऐप का डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन का एक्सेस आपके मोबाइल पे रहेगा, जहां पर नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स वहां पर अपडेट होंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स वहां पर अवेलेबल होगी। और कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वो सर्टिफिकेट आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स होंगे, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। प्लस यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स भी होंगे, मैं एक या दो असाइनमेंट्स यहाँ पे रखूंगा, आपको वो असाइनमेंट्स पूरे करने, मार्क्स सिस्टम नहीं है बट असाइनमेंट्स भी होंगे। प्राची जी ओवर टू यू एंड देन वी कैन टेक द डाउट्स। यस इंद्रानी जी, ऑटिज्म उसके ऊपर भी आएंगे, ऑटिज्म, मेंटल डिजीज सबके ऊपर वो है, मिर्गी के दौरे उसके ऊपर भी है, भले वहां पर मेंशन नहीं किया बट ये सारी बीमारी है। प्राची जी है या नहीं, नो। जस्ट वन सेकंड बने रहिएगा, मैं प्राची जी को ऐड कर लेता हूँ, शायद शी इज लेफ्ट।
किसी को कोई डाउट हो वो हैंड रेस कर सकता है, वी कैन टेक द डाउट्स ऑल्सो बाद में, एक बार प्राची जी ऐड ऑन हो जाए। अल्जाइमर डिजीज भी कवर होगी, यस। पैरालिसिस, अल्जाइमर सब कवर होगा। The person you're calling is not on. तो आई थिंक प्राची जी इज नॉट अवेलेबल, वो फोन नहीं कर उठा पा रहे, बट एनीवेज। सो अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप आज रजिस्टर कर सकते हैं। विथ कोर्स की फीस 5100, बट हम लोग 3500 में लेकर आ रहे हैं। तो आज अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो यू कैन पे 3500। यूपीआई आईडी यहाँ पर मेंशन किया है, क्यूआर कोड यहाँ पर मेंशन किया है। अपना पेमेंट करने के बाद जो नंबर रेड कलर में दिख रहा है 8130 283 244, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट प्लीज भेजें ताकि हम ग्रुप में ऐड कर पाए। वन मोर थिंग, ये प्राची जी को एक्चुअली मैं इसलिए बोला था, ये उनको ये अनाउंस करना था। जो लोग नक्षत्र ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी आना चाहते हैं तो दोनों ही कोर्स का 6200 में आप दोनों ही कोर्स अवेल कर सकते हो। अदरवाइज इंडिविजुअली दोनों कोर्स का 3500 है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी, यानी कल से दोपहर के 3 बजे। टोटल 18 क्लास होगी। नक्षत्र ज्योतिष मंडे से स्टार्ट हो रहा है दोपहर को, शाम को 5 बजे। मंडे, वेनसडे और फ्राइडे नक्षत्र ज्योतिष 5 बजे होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये जो कोर्स है वो सैटरडे संडे वीकेंड बैच है, दोपहर को 3 बजे होगा। तो जो लोग नक्षत्र ज्योतिष में भी ऐड होना चाहते हैं वो इस ऑफर का, कॉम्बो ऑफर का लाभ ले सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों ही मिलाकर 6200 में आप अवेल कर सकते हो। अदरवाइज इंडिविजुअल एक कोर्स का 3500 जो 7000। तो दोनों ही कोर्स में अगर आप आना चाहते हो या दोनों ही कोर्स में आप रजिस्टर करना चाहते हो तो यू कैन रजिस्टर बाय हैविंग 800 डिस्काउंट। 6200 में आप दोनों ही कोर्स में एनरोल कर सकते हो। जी इंद्रानी जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। थैंक यू सर। सर मैंने नक्षत्र ज्योतिष में तो एनरोल कर ही लिया है जी जी, सर। थैंक यू। इसमें इसको जानने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि ये डिजीज हमारे पास्ट कर्मास के कारण हुए हैं या ये यस यस, बिकॉज एक सूत्र है जो डिजीज पास्ट कर्मा के, जैसे 5th हाउस हम प्रीवियस बर्थ के लिए देखते हैं, 9th हाउस जी इस जन्म का भाग्य देखते हैं। तो इसके साथ जी एक और सूत्र ऐड हो जाता है जो हम देखते हैं कि जातक बीमार पड़ता है तो क्या वो बीमार नॉट ओनली बाय 6 8 12, बट क्या वो अपने पिछले कर्मा के कारण भी बीमार हो रहा है या कोई दोष, दूसरे दोष के कारण बीमार हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। यस सर, कई बार कुछ बीमारियां लाइलाज ही रह जाती हैं, इवन आप उसको पहले भी प्रेडिक्ट कर लें तो। जी, वैसे तो कहा जाता है कि ज्योतिष में आपको किसी को बताना नहीं चाहिए डेथ का टाइम एंड रीजन, बट इसमें ये भी इंडिकेशन हमको मिल जाता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इसको इसको जातक को इसको भुगतना ही पड़ेगा या इससे वो बाहर नहीं आ सकता। ऐसा कुछ इंडिकेशन हो सकता है हमें। डेफिनेटली। जैसे अभी राजेश खन्ना वाली हम लोग ने केस स्टडी देखी, जी वहां पर जी देखो शनि ऑलरेडी 12th हाउस में बैठा हुआ है। शनि की जी दशा हुई, शनि 4th हाउस से ट्रांजिट भी कर रहा है जो 6th हाउस को देख रहा है। शनि लंबे समय की बीमारी, जी गोचर के जी समय में, ट्रांजिट के समय में जो बीमारी डिटेक्ट हुई थी, जी प्लस जो मेरे जन्म के ग्रह हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बीमारी। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, यस हम डेथ प्रिडिक्ट नहीं करते, बट हम अंदाजा तो डेफिनेटली आ जाता है ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। बट जब भी डेथ का या फिर ऐसे बीमारी का कोई समन्वय आ जाता है, जैसे हम कई बार ये बोलते हैं शनि ऐसा उसको बैठता है तो लंबी लंबी आयुष्य देता है। तो जब ये हम्म लंबी आयुष्य देता है तो क्या ये लंबी आयुष्य अच्छे हेल्थ के साथ देगा? नॉट नेसेसरी। हम्म मेरे 8th हाउस में शनि बैठा है मान के चलो, तो मैं 80 हम्म ईयर्स तक जीऊंगा, लेकिन आफ्टर 65 मैंने बेड पकड़ लिया तो 15 साल हम्म बेड रिडन, तो उसके अच्छा तो मैं मर जाऊं। जी तो कई बार ये भी इंडिकेशन देखने मिलता है कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से आप इतना कर सकते हो अगर, या फिर ज्योतिष रेमेडी के माध्यम से इतना कर सकते हो
जैसे हम महामृत्युंजय जाप करते हैं, महामृत्युंजय जाप कब करते हैं? या तो व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से वापिस से खींच के लेके आओ, या फिर उसका दूसरा भी एक इलाज है कि जब आप वो ट्रांजिशन हो रहा है बॉडी का, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। जी सर। तो देर आर सम रेमेडीज एंड देर आर सम सूत्रस जो आप ये देख सकते हो, क्या ये लाइफ टाइम तक रहेगी? आने वाली दशा हमें बताने वाली है, आने वाला गोचर हमें ये इंडिकेशन देता है। अगर कोई पॉजिटिव दशा आ जाती, पॉजिटिव गोचर आ जाता, या पॉजिटिव अंतरदशा भी आ जाती, तो हम कह सकते थे इवन राजेश खन्ना की कुंडली में कि अभी उनका मृत्यु का समय नहीं आता। जी कंपेयर टू से सर। युवराज सिंह की कुंडली में देखो, गुरु का गोचर ऐसे समय पे आ गया जो सिक्स था उसको देख रहा था और रिकवरी दे दिया उसको। सर, जो अगर किसी को इस ज्योतिष के बारे में ज्यादा ज्ञान ना हो, तो आपके इस क्लास के द्वारा वो ट्रांसिट और ये सब करके डेफिनेटली, देख पाए। यस। बिकॉज हम लोग यहाँ पे इवन नक्षत्र ज्योतिष हो या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, हम लोग जी। उतना तो डेफिनेटली कवर करेंगे कि जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में है। और जब ये बात आएगी गोचर की, तो गोचर भी उस समय मैं समझाऊंगा करके। हाँ, मतलब गोचर से कैसे देख, क्योंकि उसी से इवेंट्स प्रिडिक्शन होंगे, तो गोचर हम लोग ठीक से रीड कर पाएंगे सर? हाँ, तो गोचर, गोचर। गोचर का मैं जो जो ट्रांजिट वाला जो टॉपिक है ना, वो डेफिनेटली हाँ। मैंने यहाँ पर इस बार ऐड किया हुआ है स्पेसिफिकली, ताकि हम उसको और डिटेल में समझ पाए। और जब बीमारी है, जहाँ तक को कोई बीमारी हो रही है, तो उसमें हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाए गोचर के प्रिंसिपल्स को भी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। जी डॉक्टर मधु जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। नए साल की शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी मैम, आपको भी। सर, ये दोनों कुंडलियां आपने जो दिखाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि राजेश खन्ना के केस में, जबकि उनका जुपिटर लग्न में बैठा था, तो रेट्रो वो था क्यों लेकिन, नहीं मदद कर पाया? रेट्रो था, देखो डिग्री और उसका रेट्रो में था वो उस समय। जन्म का जुपिटर अगर आप देखोगे तो वो रेट्रो में है, हम्म। वक्री वो है तो नहीं जुपिटर, दिख तो पाया। हाँ, जुपिटर के वो पास अपना छोटा ही है बहुत, पावर। तो वो दिखा नहीं। सॉरी, अच्छा। हाँ, रेट्रो 28 डिग्री ना शायद। 28 डिग्री है। प्लस जिस जिस समय उनका जन्म हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ही लिखा हुआ है देखो, ये उनका, ये लाइन में अगर आप देखोगे तो जुपिटर रेट्रो में है। तो वही मैं कहा ना, जुपिटर रेट्रो लग्न में में। होकर भी ये हेल्प नहीं कर पाया। हाँ, वही मुझे लगा कि युवराज के केस में आपने बताया ट्रांजिट में भी आया जुपिटर, तो वो रिकवर कर गए। और हाँ, ये लग्न में बैठा हुआ, लग्न की तो बड़ा स्ट्रांग यस, होना चाहिए ना ऑफ जुपिटर कोर्स। तो। बट ये रेट्रो में चला गया, तो रेट्रो हाँ जन्म का जुपिटर रेट्रो में था। प्लस जी। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा था, जुपिटर जो था ना, जो मारक का हम्म। मालिक, मारक स्थान का मालिक है, वो भी हाँ। गोचर का जुपिटर 12th हाउस में था। केतु जुपिटर हम्म। विनस ये तीनों उस समय जिस दिन मृत्यु हुई ना, 12th हाउस में चल रहे थे। ओह, ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। देखो ट्रांजिट क्या है, मुझे भूख लगी वो तो मेरा जन्म दिखा रहा है। मुझे भूख हम्म। लगी, मैंने जोमेटो और स्विगी में ऑर्डर किया, और जब वो ऑर्डर आया वो मेरा ट्रांजिट है, सिंपल शब्दों में। हम्म। सर, एक और इसी से रिलेटेड चीज है पूछो। कि यदि जुपिटर और वीनस, सॉरी मून, सेवंथ हाँ, हाउस में है, तो सेवन तो केंद्र भाव है, तो वो तो गजकेसरी योग बना देगा। योग बना देगा, ठीक है। तो क्या वो मारक फिर भी बनेगा? ऑफ कोर्स मारक स्थान में बैठा है, देखो अब वहां पे मारक कैसे हो गया, यहाँ पे मारक कौन हो गया, मारक का मालिक जुपिटर, प्लस जी। सन वीनस मर्क्यूरी, ये मारक स्थान में बैठे हैं, तो मारक जैसा हम्म। रोल प्ले करते हैं। ओके। मारक खुद नहीं नहीं। बनते, लेकिन वैसा रोल प्ले करते हैं जैसे पुराने जमाने में। मैं इसको अलग तरीके से लेता हूं, अगर आपकी परमिशन जी। हो तो ये भी बता दूं। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मारक है, यानी कि वो मेरा विलन है, तो पुराने जमाने के पिक्चर में क्या होता था, मेन विलन अजीत, प्राण, ये सब हुआ करते थे। लेकिन इसके जो दूसरे जो साइड विलन्स होते थे, वो क्या करते, वो सबसे डेंजर काम करते थे। वो हीरोइन को या हम्म। फिर हीरो की माता को उठा के लेके आते थे, और फिर हीरो अपना हम्म। हथियार डाल देता था। तो ये मारक जी। वैसा रोल, ये जो मारक स्थान में बैठे हुए प्लानिट है ना, ये वैसा रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब यहाँ बृहस्पति अपना वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मारक स्थान होने के मारक के कारण। होने से वो भले केंद्र में है, लेकिन गोचर में कैसा है उसका इंपैक्ट देगा। जस्ट 1 सेकेंड। जी ओके। प्राची जी। सर हो गई ना end? नहीं, एंड नहीं हुई है, आपको वो लास्ट का कुछ अनाउंस करना है, मैंने वैसे किया है नक्षत्र का अनाउंस।
ठीक है मैं आती हूँ। जी जी, ओके ओके। हाँ, तो मारक का भले वो सर गजकेसरी योग है, लेकिन ये जी गजकेसरी योग किसी और चीज में फलीभूत होगा, शायद हेल्थ में हेल्प नहीं करेगा। ओके दोनों ही केस में सर देखो, इसी दोनों ही केस हाँ में जुपिटर के राजेश खन्ना जी के केस में देखो, और युवराज सिंह के, दोनों ही फेमस सेलिब्रिटी बने, अपनी अपनी फील्ड में सुपरस्टार बने हैं, युवराज भी और या राजेश खन्ना जी भी। लेकिन जब जी हेल्थ की बारी आई, भुगतना पड़ा। हाँ मतलब नेम फेम दे दिया पर कुंडली ने सपोर्ट नहीं किया हेल्थ के एग्जैक्टली, मामले में। जब बीमारी आई तो तो कुंडली ने इस सपोर्ट नहीं किया। हाँ सर ऐसे ही है कि शनि जबकि वो एज का कारक है, जी लंबी आयु देता है, जी, तो वो भी मारक हो सकता है। हो सकता है ना। अभी देखो यहाँ पे तो एट हाउस का मालिक ही शनि था। हाँ शनि हाँ वो मारक देखा तो कोई मैंने। भी हो सकता है, अगर सेकंड का मालिक या सेवन का मालिक। लेकिन देखो शनि हम्म, ये मारक कैसे बनेगा, यहाँ पे शनि जो आयुष्य का कारक है, तो मैं वही कह रहा था, अगर शनि मेरे एट हाउस में बैठा है तो यूजुअली हम कहते हैं कि ये आयुष्य अच्छा देगा। मतलब लेकिन क्या ये आयुष्य लंबी हेल्दी आयुष्य देगा, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। या मेरी एज है 90 ईयर्स की, लेकिन 70 साल से मैंने अपना बिस्तर पकड़ लिया, तो 20 साल से मैं बिस्तर पे हूँ। इट इज एज गुड एज, उससे उससे अच्छा तो तो मैं मर बेहतर है गया। मृत्यु आ जाए। हाँ उससे तो बेहतर है मृत्यु आ जाए, वो तो हाँ बिल्कुल सही बात है। सर बहुत बहुत सुंदर। मतलब और एक लास्ट बात बस, जी, आज पूछिए। आपने इसका हिमोफीलिया डिजीज का कहा, तो किसका? इंडिया में तो वैसे कॉमन नहीं है ये, पर ये इट शुड बी रिलेटेड विथ मार्स। थैलेसीमिया बोल रहे हो ना? यहाँ थैलेसीमिया थैलेसीमिया मंगल से ब्लड है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू है ना, ब्लड, ब्लड रिलेटेड है। मंगल। क्योंकि ये तो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में सर बहुत प्रोमिनेंट है ये, इनके और प्लस इसमें ये हिस्ट्री थैलेसीमिया में। जो बीमारी है ना, माइनर इट इज ओके, मेजर काफी रेयर बीमारी है, और बहुत डेंजरस बीमारी है। इसमें रेगुलरली जी आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते में ब्लड, पूरे शरीर का ब्लड फ्लैश आउट करके नया ब्लड इन्फ्यूज किया जाता है। हाँ सर वो, और उसी में सर है ना मरते हैं पेशेंट कि जब वो बार बार ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, फिर एनी वो एनीथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड है ना, हमारे शरीर में या लिक्विड का कारक चंद्रमा है, लेकिन लिक्विड के चंद्रमा, अलावा जो ब्लड है, यानी कि पानी के अलावा जो ब्लड वाला लिक्विड है, वो पूरा का पूरा मंगल लेके जाते हैं, हाई प्लेटलेट्स ब्लड जो प्रेशर, है, लो प्रेशर, सब कुछ हाँ मंगल। WBC RBC ये सब वो सब कुछ, ये मंगल सब कुछ देखेगा। मंगल। इवन इस केस, इस टॉपिक में या फिर इस कोर्स में हम वो भी देखेंगे, कौन से प्लानेट कौन से विटामिन के ऊपर, हमारे शरीर में जितने विटामिन है ना, उसके कौन से प्लानेट के विटामिन के कारण, कौन से प्लानेट के कारण विटामिन की खामी हो सकती है या बढ़ोतरी हो सकती है, वो भी हम देखने ओ वाले हैं इस कोर्स वो बहुत बढ़िया सर। क्योंकि मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी इसलिए कि मैंने केपी से तो सीखा है सर मेडिकल, में। जी ये जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जी बट समथिंग डिफरेंट है तो, बेसिक्स तो सभी के सेम है, जी पर उसमें वही है कि आपको उससे हेल्प मिल जाती है, आजकल ऐप से बहुत फटाफट मिल जाता है जी जी केपी जी में। जी, पर इसमें डेप्थ चाहिए बहुत, एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी तो एग्जैक्टली। बड़ी डेप्थ वाला सब्जेक्ट है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी इंदिरा जी, आपको कुछ पूछना है? यस, सो सॉरी एवरीवन। सर ने यहाँ पे आप सभी के साथ बात करी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, और कल हमने नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर भी बात करी थी। यहाँ पे जो 3100 का ऑफर था वो फिनिश हो चुका है, मैंने कल भी बोला था, वो सिर्फ कल तक के लिए ही वैलिड था। बट अगर आप लोग कॉम्बो लेते हैं, लाइक इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर बोथ द कोर्सेज, नक्षत्र ज्योतिष एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, देन आप 60 to 100 यानी 3100 ईच रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट नंबर 8130283244, इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है एंड रजिस्ट्रेशन स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि कल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू हो जाएगी। 3 बजे दोपहर में क्लास होने वाली है, ग्रुप हमारा बन चुका है। दिस इज जस्ट द लास्ट क्लास जो यहाँ पे हम लोग सभी के क्वेश्चन थे कि प्रैक्टिकल्स एक बार हमें देखने हैं। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए स्पेशली क्लास रखी गई थी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू रजिस्टर एंड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर। इंदिरा जी, आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी सर। सर मैं भी इसमें एनरोल करूंगी। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, जी मैम, पूछिए। इसमें आप सिर्फ आप क्या केपी एंड अदर सिस्टम्स को भी यूज करेंगे हमें सिखाने के लिए? यहाँ पे हम लोग प्योर इस कोर्स में जहाँ पर है,
वहां पर यूजुअली हम लोग वैदिक के माध्यम से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि केपी में हम लोग ने ऑलरेडी मेडिकल टच बेस किया हुआ है। जो केपी का जो पूरा अलग कोर्स था, तो वहां पे हमने हेल्थ को वहां पे देखा था। यहाँ पे प्योर वैदिक के टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाएंगे करके। तो उसमें भी हम पूरा निकाल पाएंगे सर, यस यस, या वैदिक उसमें से तो, भी यस यस। एडवांस केपी करना पड़ेगा फॉर? नो नो नो, अगर देखो केपी अपने आप में पूरा अलग पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जितनी भी बीमारी है, ये वैदिक के जी पर्सपेक्टिव से कैसे हम उसको देख सकते हैं, कौन से सिनारियों में ज्यादा देखी जाती है, ये सारा हम वैदिक के पर्सपेक्टिव से प्योरली देखेंगे करके। ठीक है सर, सर मैं एनरोल कर रही हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द डाउट्स। प्राची जी, वी कैन एंड द सेशन। So, Prachi ji, we can end the session if you permit. तो वन सेकेंड, मेरी तरफ से भी मैं आप लोग कहूंगा, नक्षत्र ज्योतिष एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों में एनरोल अगर आप करना चाहो, यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। ये कल से हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सैटरडे एंड संडे वीकेंड पे 3 बजे होगा। ये यूजुअली 3 से 4:30, 4:15, 4, 4:30 तक का क्लास होगा, जिसमें हम डाउट भी लेंगे। नक्षत्र ज्योतिष मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को शाम को 5 बजे होगा। ये 5 से 6, 6:30 तक जाएगा, इंक्लूडिंग डाउट्स। और ये दोनों ही कोर्स काफी डिटेल में होने वाले हैं। ये आपके एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेंगे। तो सी यू देयर इन दी ग्रुप्स। जल्दी से जल्दी फटाफट रजिस्टर करिए। अपना स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लीज भूलिए मत। इस रेड नंबर, जो रेड पेन से जो ये नंबर दिया है, उस पे प्लीज शेयर करें, 8130283244। इस पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करें, ताकि हम टाइमली आपको ग्रुप में ऐड कर पाए। ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, फ्यू ऑफ देम आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो प्लीज रजिस्टर कीजिए, एंड वी विल सी यू देयर इन दी क्लास। थैंक यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 3 बजे, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड अभी अगेन 5 o'clock वी हैव अनदर क्लास ऑन थर्ड आई, सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, सेम जूम लिंक। सी यू देयर। थैंक यू एवरीबडी। यू, थैंक यू।